हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तारीख है आज 22 जून और इम्पॉर्टेंट खबरें आपका बेसब्री से इंतजार करते हुए जो एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं सीधा पैसेज के फॉर्म में या डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो छोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं आपके लिए, वो इम्पोर्टेंट क्या देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, हाल ही में आपका लोकसभा इलेक्शन हुआ, अब बारी है कुछ स्टेट असेंबली के इलेक्शंस की। तो ये आपका देखा जाए तो हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में आपके इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड आपका देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी प्लानिंग कर रहा है, किस तरीके से कितने कितने फेजेस में इलेक्शंस होंगे उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो सबका यहाँ पे देख रहे हैं टर्म्स वगैरह खत्म होने वाले हैं। जो आपके एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, 3 नवंबर में हरियाणा, फिर 26 नवंबर महाराष्ट्र, मतलब इसके पहले तक आपको क्या करना है, इलेक्शन करवा लेना है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे बातें हैं। तो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड आपका स्टैटिक पोर्शंस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछ लेगा आपका इस कब आपका क्या है, इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश कब हुआ, वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, करंट में कौन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके डेटा वगैरह आते हैं। फिर यहाँ पे बारी आती है, केजरीवाल जी रिहा होने वाले थे, खुशियों की लहर थी, लेकिन उसी के बीच उस खुशी में सन्नाटा पसर गया इनके पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके बीच और समर्थकों के बीच, क्योंकि जो लोअर कोर्ट ने सज़ा इनकी जो उनको सज़ा वगैरह मिलने का प्रावधान था, तो उसमें एक तरीके से बरी कर दिया था। ईडी को सुनाया कि भाई साहब, आपके पास पूरी तरीके से सबूत वगैरह ही नहीं है, किस बेस पे कर रहे हो। लेकिन हाई कोर्ट में वही ईडी चली गई। अब वही है कि ईडी के भी सम्मान की बात थी, कैसे कोई बरी हो सकता है, तो गई सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट में। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब देखते हैं, 1 हफ्ते के लिए फ़िलहाल जो भी होने वाला है। तो ये सब पॉलिटिकल इश्यूज़ आपके चल रहे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, आज वैसे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, एडिटोरियल वगैरह में 2-4 न्यूज़ हैं आपके लिए, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। गर्मियों का आलम इतना ज़्यादा है कि लोगों की मरने की रफ्तार भी नहीं कम हो रही है। रिकॉर्ड नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ होमलेस इन कैपिटल ड्यू टू हीट, लैक ऑफ एमिनिटीज़। ठीक है, आप देखते होंगे तो अभी कभी कश्मीरी गेट से होते हुए आप जाइए तो देखिएगा कि सैकड़ों की तादाद में लोग फुटपाथ पे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ठंडियों में या नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर में चल जाता, लेकिन इस समय जो हीट वेव वगैरह चल रही है, इसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए हैं। ठीक है, इस बार आप देख रहे हैं जो नंबर्स हैं 2024 में 192, ये तो है जो मिल गए। ठीक है, ऐसे होमलेस लोग जो मरे हुए मिल गए, तो उनकी रिकॉर्ड है। बाकी सरकारी आंकड़े तो आप जानते ही हैं कि हमेशा छुपाता ही सरकार हर एक आंकड़ों में, चाहे वो कोरोना का आंकड़ा हो या फिर कोई पैंडमिक, एपिडेमिक या फिर नॉर्मल डेथ्स हो। ठीक है, यहाँ पर वे देखिए 192 ऑनली। ठीक है, इतनी बड़ी तबाही गर्मी की मची हुई है और यहाँ पे सिर्फ 192 लोग मरे। एक जीरो और जोड़ लीजिए। ठीक है, कोई भी सरकारी आंकड़ा हो, 1-2 जीरो जोड़ लेना चाहिए। आप खुद ही कोरोना में देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला कि ऑक्सीजन की वजह से सिर्फ 3 लोग मरे। आप लोग खुद ही देखे थे कि लाशों की नदियाँ बही थी, लाशों की नदियाँ नहीं, नदियों में लाशें बही थी। ठीक है, तो ये सब खैर काफ़ी यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आम इंसान को। और यहाँ पे सरकार भी देख रहे हैं, पानी की क्राइसिस के लेवल से भी बहुत बड़ी स्थिति से गुजर रहा है। और यहाँ पर पॉलिटिकल ही यहाँ पे लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए हैं कि भैया पानी हरियाणा को देना चाहिए, नहीं तो हम जनता की जान बचा लेते। यहाँ पे आपका हरियाणा कह रहा है कि हम पहले अपनी जनता को देखेंगे, आपकी जनता को। तो सब आपस में भिड़े हुए हैं और यहाँ पे नुकसान हो रहा है सिर्फ आम इंसान की। जैसा कि अभी आपने देखा, कल बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी कि तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने की वजह से 30 या 39 लोगों की मृत्यु हुई। अभी आंकड़ा पहुंच चुका है 50 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। तो किसमें टीम वगैरह गठित की गई है, वो जांच पड़ताल करेगी क्या कमियां हैं। तो कमियां क्या, आप समझ सकते हैं, सब मिले हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। और क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पे, बाकी सब ही पॉलिटिकल वगैरह का न्यूज़ है। एडिटोरियल्स वगैरह हम देखने वाले हैं, आपके सामने आ चुका है इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। 4 खबरें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अ मैंडेट फॉर अ न्यू इकोनॉमिक अप्रोच, इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग टाइम्स, फिर उसके साथ साथ आपका क्या है, प्रोग्रेसिव इंडियन पॉलिसी ऑन म्यांमार आउटलाइंड, एंड द नेक्स्ट इज न्यू कोल्ड वॉर। ठीक है, इसका हमने अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों को देना है, ताकि यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह भी न बनाना पड़े। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एडिटोरियल का इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो सबसे बड़ी खबर है वो है अमेंडेड फॉर अ न्यू इकोनॉमिक अप्रोच। जैसा कि आपको पता है, इस बार का लोकसभा इलेक्शन हुआ तो जो मैंडेट चाहिए था एनडीए को या बीजेपी को, वो नहीं मिला। ठीक है, उसने यही सोचा था कि हमने जो जो काम किए उसके आधार पे हमें
पूरा मैंडेट मिलेगा, लेकिन वो स्थिति देखने को नहीं मिली। ठीक है, जो मेन देखा जाए तो इशूज जो निकल के आए, हाई एम्प्लॉयमेंट रहा, ठीक है, एलिवेटेड फूड प्राइस, इन्फ्लेशन, महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई जिससे काफ़ी लोग आक्रोशित हुए। ठीक है, तो ये सब भी कहीं न कहीं देखा जाता है। इसकी वजह से आपका इलेक्टोरेट जो वोटिंग सिस्टम हुआ वो काफ़ी कम देखने को मिला। ठीक है, टोटल वोटिंग का भी 43% आपका समथिंग मिला। ठीक है, तो यहां पर भी डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो रिसेंट जनरल इलेक्शन रिजल्ट सजेस्ट डिसकंटेंट विद इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो लोगों के बीच वो स्थिति नहीं पैदा कर पाई जिसकी वजह से उनको क्या मिल सके, जो आपसे एक्सपेक्टेशन से, सरकार से एक्सपेक्टेशन भाई आम इंसान ही रखता है कि महंगाई कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए। ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ में हमारे लिए क्या हो गया भाई, सब्जी हो गया, फूड आइटम्स हो गए। ठीक है, दाल अगर 200 रुपया होगा तो एक इंसान दिन भर कमाई उसकी 300 रुपये होती है, तो फिर कहाँ से सारी चीज़ें स्थिति नाजुक हो ही जाएंगी। तो जो मेन देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने जो आपके क्या है, पुलाप्रे बालकृष्णन, क्या है ये, विजिटिंग प्रोफेसर है सेंटर फॉर डेवलप्ड स्टडीज तिरुवनंतपुरम के, तो इन्होंने ये आपका आर्टिकल लिखा है। तो वही देखा जाए तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है, डिसकंटेंट विद इकोनॉमिक कंडीशन स्पेशली इन द पुअर एंड रूरल स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो बेहतर नहीं दिखा, कई सारी स्थितियां यहाँ होने के बावजूद भी। Prime Minister Modi's administration is urged to address the source of economic discontent, potentially signifies a need for a new economic approach। इस बार की जो गवर्नमेंट है वो भी पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए उसको, ठीक है, कि अब स्थिति अगर गड़बड़ ना होने दिया जाए तो बेहतर है। ठीक है, जो आपके न्यू अप्रोच को अपनाना चाहिए, किस तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं, जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी थोड़ा रिफॉर्म करने की भी ज़रूरत होगी, जिनके आधार पर पूरी तरीके से मैंडेट नहीं मिला, क्या कमी रहेगी उसका सुधार करना होगा। ठीक है, क्या लोगों के बेसिक नीड्स हैं, करप्शन का लेवल भी देखना होगा। जैसे देखा जाए जहाँ पे आप पूरी तरीके से संतुष्ट थे, हमें वहाँ की सीट मिलनी ही है, जो पूरी तरीके से पूरा मैंडेट को ही घुमा के रख दिया, सोचने मजबूर कर दिया। अयोध्या के वासियों ने पूरा एक तरीके से देखिए मैंडेट ही नहीं दिया, तो क्या कमी थी, तो ग्राउंड रियलिटी अब पता चल रही है। एक समय था ना कि मतलब ये उम्मीद थी कि हम भाई जीतेंगे, लेकिन लोगों की बेसिक नेसेसिटीज थी वो शायद नहीं फुलफिल हुई, या जो आपसे एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं फुलफिल हुई, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला। तो वही सब यहाँ पे बातें की गई हैं, वो हमें एनालिसिस करना होगा, देखना होगा। जैसा कि ये भी माना जाता है कि सिंस 2014, यानी जब आपका देखिए गवर्नमेंट पहली सरकार बनी मोदी गवर्नमेंट की, तो यहाँ से भी सिंस 2014 have not significantly translated into the higher average growth rate or improved living standard for many इंडियंस, यानी बहुत सारे इंडियंस की लिविंग स्टैंडर्ड में भी उतना सुधार नहीं हुआ, एवरेज ग्रोथ रेट में भी उतना सुधार नहीं हुआ जितना होना चाहिए था नई सरकार बनने से। ठीक है, तो इकोनॉमी नीड्स अफोर्डेबल फूड। ठीक है, यानी कि अफोर्डेबल फूड मतलब जो हम क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें या हम खरीद सकें, हमारे दायरे में हो। कितनी चीज़ें अब आम इंसान सोचता है, सोचो मैं, आप मंडी में जाइए, मैं तो सब्जी मंडी वगैरह में जैसे वीकली जाता हूँ, तो लोग दाम पूछ के आगे बढ़ जाते हैं। भैया आम क्या भाव है, 180 रुपये किलो। भैया आलू क्या भाव है, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। तो एक हम इंसान सोचिए, आलू और प्याज ये सब बेसिक्स है। ठीक है, इसके बिना तो घर में आपकी रोटी नहीं आप खा पाओगे। प्याज से थोड़ी रोटी जीवन में खाओगे, नमक से थोड़ी, इसीलिए हम और थोड़ी दिए हैं कि नमक रोटी हमें खाना पड़े। ठीक है, तो सरकार के जो बेसिक्स आपकी फूड आइटम्स हो गए, या जो बेसिक्स आपके जीवन के लिए, निर्वाह करने के लिए, लिविंग के लिए ज़रूरतें हैं, तो उनको एटलीस्ट कम रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे देना चाहिए। ठीक है, कम से कम इंसान 2 वक्त की रोटी ढंग से खा सके। ऐसा ना हो कि तरसे 2 रोटी खाने के लिए। तो भाई जब वक्त आएगा तो साल भी जब रोटी नहीं खाया, 5 साल ढंग से रोटी नहीं खाया, तो एक ही तो उसके पास अस्त्र है, वोट राइट, वोटिंग राइट वही आपके पास, आपने तो उसको दिया है, जो बिना पूछे वो किसी को दे सकता। नहीं तो अपने हिसाब से अगर कुछ बोलेगा कहेगा तो आप जेल में डाल दोगे। तो यहाँ पे फाइनली वोटर अपना ताकत दिखाता है। तो यहाँ पे वही बात की गई कि अफोर्डेबल फूड हो गया, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सब सारी फैसिलिटीज़ सरकार को देना चाहिए, उनमें सुधार करना चाहिए और ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि वो सब चीज़ें बेहतर हो सके। एवरीडे जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उसमें भी अपलिफ्टमेंट हो सके, लोगों के रोज़गार जो देखा जाए सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का लेवल काफ़ी डाउन है, परीक्षाएं रद्द होती चली जा रही हैं, जो भी पेपर हो रहा है, जो नेशनल एजेंसीज़ हैं वो पेपर
नहीं कंडक्ट करवा पा रही हैं टाइम पे, तो ये सब आपकी दिक्कतें दिख रही हैं। प्रीवियस डिकेड्स इकोनॉमी पॉलिसी फोकस्ड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसके पहले की जो हमारी पॉलिसीज वगैरह थी मेनली देखा जाए तो फोकस हुआ करता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिजिटल पेमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स लाइक हाईवे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यही सब हमारा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा, डिजिटल इंडिया को हमने टारगेट किया पूरी तरीके से और उस पर हम सफल भी रहे। देखा जाए तो बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स डेली होते हैं। ठीक है, तो नो डाउट आप सब्जी मंडी में चले जाइए, 2 रुपए का सामान लीजिए, हर जगह पेटीएम कर सकते हैं, हर जगह डिजिटाइज हो चुका है। तो इनमें हमने सफलता भी पाई। कुछ प्रोजेक्ट्स लाइक हाईवे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हमारा बड़ा टारगेट था, इसको भी हम सफल हुए, बट दीज हैव नॉट बीन सफिशिएंट टू रिगेन अ मेजॉरिटी। यानी अगर हमें लगता था कि हम इन सब के माध्यम से लोगों को संतुष्ट कर ले जाएंगे और जनता को अपने पक्ष में ले आएंगे, हमें मेजॉरिटी मिलेगी, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हमें देखना होगा कमियां कहां हैं, दिक्कतें कहां हैं और उसको बेहतर बनाना होगा। राइजिंग प्राइसेस फॉर स्टेपल फूड्स, इनएडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज, पुअर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने वाली चीज़ें हैं और ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ आपको ले जाती हैं। तो हमें सपना हमने देखा है कि 2047 तक हम डेवलप्ड हो जाएंगे, तो वो हमें यहाँ पे हासिल करने के लिए हर चीज़ को बेहतर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे यही सब कहने का तात्पर्य है। ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे बोला गया है, अब कुछ सॉल्यूशन भी, कुछ तरीके भी बताए गए हैं। तो इंडिया शुड फोकस ऑन सेल्फ सफिशिएंसी इन क्रिटिकल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक पल्सेस। ठीक है, जैसे कि पल्सेस वगैरह देखिए कितनी महंगी हो गई है, तो यहाँ पर भी हमें सेल्फ सफिशिएंसी भी लाना होगा, इंपोर्ट नहीं करना होगा। ठीक है, खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो दाल वगैरह है इन सबको प्रोड्यूस कीजिए और सेल्फ सफिशिएंसी जनरेट कीजिए, ताकि रेट भी कम पड़े और हम अच्छे से खा पी सकें। द इंडियन रेलवे इज अंडर प्रेशर, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज माइग्रेशन। अब देख रहे हैं माइग्रेशन की वजह से लोगों का आना जाना एकदम चारों दिशाओं में भरा पड़ा है, सारी ट्रेनें एकदम खचाखच भरी जा रही हैं। इस गर्मी के माहौल में 45-50 डिग्री सेल्सियस में भी लोग टॉयलेट्स में बैठ के यात्रा कर रहे हैं। सोचिए उनसे स्थिति आप उनका लीजिए ना, कैसा लग रहा है। आप वंदे भारत में, वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलने वाली देश में बुलेट ट्रेनें आपको आने वाली है आपके पास, आपको उसका मज़ा मिलने वाला है। कहेंगे भैया हमका क्या लेना देना बुलेट ट्रेन से, हम तो सफ़र इसी में ही कर रहे हैं, यही दिन हमें देखना पड़ रहा है। तो क्या वो फैसला ठीक है? क्योंकि आप तो दिखा वही ना, कहीं भी देखो अभी एक्सीडेंट हुआ कंफ्यूजन की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से, छोटी सी एरर कितने लोगों की जाने ले ली। ठीक है, तो जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो हम मीम बने थे कि इंडियन रेलवे हमें दिखाता वंदे भारत है और रियलिटी इसकी ये। ठीक है, या ऐसे मीम बने थे, इंडियन रेलवे हमें दिखाता वंदे भारत बुलेट ट्रेन है और रियलिटी एकदम खचाखच ट्रेन, टॉयलेट्स में लोग भरे पड़े हैं, आप खिड़कियों पे बैठे पड़े हैं, वो है। तो वो भी हमें ठीक करना होगा। ठीक है, इतनी सुविधाएं, व्यवस्था, नंबर ऑफ ट्रेन्स, ठीक है, ये सब चीज़ें सही करनी होंगी। और वाटर डेफिसिट जो हमें देखने को मिल रहा है बड़े बड़े शहरों में, बेंगलोर में भी देखिए शुरू हुआ, मुंबई हो गया, दिल्ली इसमें जूझ ही रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी ठीक करना होगा। इससे अगर ये सब चीज़ें गड़बड़ रहेंगी तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने व्यूज़ दिए हैं और बातें बताई हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेस्टिंग टाइम्स। एनटीए के बारे में ही कहा गया है। एनटीए जो परीक्षा करवा रही है, हर एक एग्जाम देखिए फेल होता चला जा रहा है। यूजीसी नेट फेल हो गया, उनको पता चल गया बाद में पता चला। पूरी दुनिया को पहले से पता था कि पेपर लीक है, लेकिन इनको बाद में पता चला पेपर में गड़बड़ हुआ है। तो इस पर भी सवाल उठाए गए हैं, नीट वाला मुद्दा चल ही रहा है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री एक्टेड स्विफ्टली इन द यूजीसी नेट केस बाय कैंसिलिंग एग्जाम, और सीबीआई की जांच के लिए दे दिया गया। सीबीआई जांच करेगा, करता रहे, बच्चों का कैरियर तो जा ही रहा है, क्या फर्क पड़ता है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर यहाँ पे सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि, और यहाँ पे देख रहे हैं आपका एनटीए ने भी क्लेरिफाई वगैरह नहीं किया। जब यहाँ पे देख रहे हो मल्टीपल टाइम एग्जाम के फॉर्मेट को बदल दिया गया है, तो फिर सवाल तो उठता ही है ट्रांसपेरेंसी पे। ठीक है, क्या क्या मेजर्स वगैरह, ऐसे कौन से उपचार हैं, ऐसे कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे स्थिति ठीक हो। तो अकाउंटेबिलिटी क्लियर करो भाई साहब, और टेक्निकल ग्लिचेस का जो रोना रोते हो उसको ठीक करो। इतने बड़े यार आप ये भी तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी आपकी गड़बड़ है, कुछ पैसा भी तुम लोगों से हज़ार रुपये फॉर्म ले रहे हो, करोड़ों अरबों कमा रहे हो, तो कुछ तो पैसा लगाओ कि ताकि ये सब दिक्कतें ना हो। ले लो ढेर सारा सेंटर, ले लो टेक्नोलॉजिकल एक्सेस पूरी तरीके से। चंद्रमा पे पहुंच गए लेकिन धरती पे पेपर नहीं करा पा रहे, तो कैसे, ये सब सवाल उठेंगे। अपोजिशन लीडर्स पूरी तरीके से अपोजिशन वाले सवाल तो उठा ही देंगे जब आप सही से नहीं कर पाओगे। वो कह रहे हैं भैया एनटीए को कैंसिल करो, संस्था ही खत्म करो और सारी जिम्मेदारी दे दो एंट्रेंस एग्जाम की, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को।
वो अपना कंडक्ट करवाएंगे जब तुमसे ना हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सब इशू आपके किसके द्वारा उठाया गया? अपोजिशन के द्वारा। यहाँ पे म्यांमार के बारे में भी खबरें हैं। प्रोग्रेसिव इंडियन पॉलिसी ऑन म्यांमार आउटलाइंड, यानी म्यांमार के साथ हमारा जो रिलेशन होना चाहिए किस तरीके से होना चाहिए। जैसा कि देखा जाए तो जो हमारी लोकेशन है, ठीक है, तो वो भी देखा जाए तो यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट लेवल पे एक बेहतर स्थिति में है, सबसे बड़े लेवल पे हम अपने आप को यहाँ पे शो करते हैं, तो उसका भी फायदा हमें उठाना चाहिए। वह यहाँ पे कहा गया दिस आर्टिकल आउटलाइंस अ प्रोग्रेसिव इंडियन पॉलिसी टुवर्ड्स म्यांमार, emphasizing the needs to base India's foreign policy to both values and interests को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पॉलिसी को इस तरीके से बेहतर बनाना है कि हम दोनों के बीच सब कुछ बेहतर रहे। ठीक है, इट सजेस्ट दैट इंडिया शुड लेवरेज इट्स स्टेटस एज द लार्जेस्ट फेडरल डेमोक्रेसी है हम लोग, ठीक है, इन द रीजन टू इन्फ्लुएंस द म्यांमार पॉजिटिविटी, उस सकारात्मकता को भी, पॉजिटिविटी को भी हमें रखना होगा जो हमारी यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस देती है। ठीक है, तो चार चीजों पे हमें काफी ध्यान देना होगा इस आर्टिकल में। मेनली देखा जाए तो चार की प्रपोज किए गए हैं फॉर इंडिया। ठीक है, पहला, हॉल्टिंग वेपन सेल्स टू म्यांमार, यानी म्यांमार को जो हम लोग वेपन्स वगैरह सेल्स करते हैं उसमें भी रोक लगानी होगी, क्योंकि वेपन्स वगैरह जो देते हैं तो उसका मिसयूज भी वहां पे हो रहा है, तो वो भी हमें कम करना होगा। ओपनिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स, ठीक है, मतलब देखते हैं ना कि लोगों का आना जाना रहता है इधर से उधर, तो हमें कुछ उस लेवल की संस्था या उस लेवल के कॉरिडोर्स को इस्टेब्लिश करना होगा कि उनकी मदद की जा सके, उनकी देख रेख खान पीन की भी कोशिश की जा सके। हॉल्टिंग द डिपोर्टेशन ऑफ द एजाइलम सीकर्स, जो शरणार्थी वगैरह निर्वासन करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे रोक लगानी चाहिए, ध्यान देना चाहिए क्या हो रहा है कब कैसे। यूएन यूजिंग इंडियाज फेडरल डेमोक्रेटिक मॉडल टू सपोर्ट म्यांमार्स प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस। ठीक है, कि यहाँ पे जो हमारा इस आपका मॉडल है, डेमोक्रेटिक मॉडल है, उसको भी पूरी तरीके से यूज करना चाहिए दोनों देशों को साथ में मिलके। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इस टॉपिक। वेपन्स सेल्स टू म्यांमार इज क्रिटिकल, क्यों? एज द जनता, ठीक है, जनता जुंटा वहां पे मिलिट्री फोर्स है, तो वो यूज कर ले रही है आपके मिलिट्री इक्विपमेंट्स को अगेंस्ट सिविलियंस, तो हम यहाँ पे रोक लगाएंगे तो उससे छुटकारा मिलेगा। यहाँ पे इंडिया शुड एस्टैब्लिश क्रॉस बॉर्डर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स, किस लिए? टू एड सिविलियंस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड बॉर्डर्स रीजन्स। ठीक है, जो आना जाना यहाँ पे देखा जाए तो बॉर्डर पे ही है, तो उससे निपटने के लिए हमें एक मानवता के आधार पे कॉरिडोर्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि उनकी मदद की जा सके। ठीक है, फिर फाइनली यहाँ पे जो इट एडवोकेट्स फॉर एंडिंग द डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ द म्यांमार अजाइलम सीकर्स टू इंश्योर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा की जा सके, उनको सहयोग दिया जा सके। एंड ओवरऑल देखा जाए तो पॉलिसी का एम क्या होगा? फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी इन म्यांमार, पोटेंशियली डिस्टिंग्विशिंग इंडिया फ्रॉम चाइना इन द रीजन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक यहाँ पर भी है न्यू कोल्ड वॉर एरा टाइप फिर से चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए अभी हाल ही में आपके नॉर्थ कोरिया और पुतिन साहब की मुलाकात हुई, कई सारे अलायंसेस पे बातें हुई, आपके परमाणु सुरक्षा से संबंधित बातें हुई। ठीक है, तो इन सब का मिलना, बाकी चाइना या अदर कंट्रीज़ का इस पर क्या इम्पैक्ट होना, तो इस पर काफ़ी अच्छा ये भी आर्टिकल है, इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ जियो पॉलिटिक्स रीजन पे देखने को मिल रहा है कि इसकी वजह से, ठीक है, पुतिन एक्सपैंडिंग रशियाज कॉपरेशन विद कंट्रीज लाइक ईरान, चाइना, नाउ नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो ये सब विवेक हो रहे हैं, तो इसकी वजह से अदर कंट्रीज जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और यूएस ये एक साथ हो रहे हैं, तो एक तरीके से देखा जाए ब्लॉक्स के रूप में क्रिएट हो रहा है। तो एक कोल्ड वार, मतलब हम तुम्हारे साथ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए जो नॉर्थ कोरिया का रशिया के साथ रिलेशनशिप वगैरह हो रहा है, तो भाई साउथ कोरिया के साथ उतना गड़बड़ होगा तो भाई दूसरे पाले में जाएंगे। तो कोल्ड वार का यही आपका मेन फीचर्स है, करैक्टरिस्टिक्स है, तो उसको हमें ध्यान में रखना होगा, जानना होगा, इस पर नज़र बनाए रखना होगा। ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पैसेज कुछ भी बन जाए तो हमें एटलीस्ट पता रहे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें काफ़ी हद तक आपको समझ में आई होंगी, और ये इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, इनको देख लीजिएगा, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए ब्रीफ आपके सामने भी सारा हमने दे दिया, तो पॉइंट्स आपके पास हैं, बस उनको अपने पास रखिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी हो तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह
मिलता रहे और कोर्सेस आपके सामने हैं, एग्ज़ाम आपके सामने हैं, बस आपको इनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है ताकि आप जहाँ चाहें वहाँ एडमिशन ले सकें, हर एक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो यही लक्ष्य होना चाहिए। बस मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।